हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीटीसी नर्सिंग क्लासेस। मैं रोजप्रीत कौर। तो बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ कुछ नए क्वेश्चंस आपके सीनेट एग्जाम के लिए, जो कि 21 मई को होने वाला है। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग अपना ये एग्जाम है पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ इसकी प्रिपरेशन करें और इसको क्रैक कर लें। तो इसी के लिए हम और भी वीडियोस हैं जो आपके लिए पीछे भी लेके आए थे, और आज मैं फिर से आई हूँ। और इसी के साथ हमारे चैनल में सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड की ही क्लासेस जो है वो नहीं दी जा रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस भी दी जा रही है, जो कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपके सीनेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको उन सब्जेक्ट्स को भी स्टडी करना है तो हमारे चैनल में जाएं और सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करें। और बहुत ही बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को हमारी पूरी टीम की तरफ से, ताकि आप लोग जो है अपने इस एग्जाम को क्रैक करें, क्योंकि आप लोग जो है हमारी फ्यूचर नर्सेज हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए। जो नर्सेज है वो हमारा भविष्य है। तो इसी के लिए जो है हम आप अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर लें। और आपको भी पूरी मेहनत करनी है, सिर्फ हम पे ही डिपेंड नहीं रहना, आपको भी पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरा हार्ड वर्क करना है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें मैं आपको ऑप्स के बारे में क्वेश्चंस बताऊंगी, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे आने वाले आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों हमसे ये कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ सिपैलिक प्रेजेंटेशन इज। सिपैलिक प्रेजेंटेशन का जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कौन सा है? क्या वर्टेक्स जो है वो कॉमन सिपैलिक प्रेजेंटेशन है, सिपैलिक प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटिंग पार्ट है, या फिर ब्रो मतलब हमारा ये जो फोर हेडेक है, ये हमारा जो है ये हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट है सिपैलिक प्रेजेंटेशन का, या फिर फेस जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है सिपैलिक प्रेजेंटेशन का, या फिर शोल्डर जो है वो हमारा कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट है सिपैलिक प्रेजेंटेशन का। तो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स है वो कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट है सिपैलिक प्रेजेंटेशन का। तो vertex presentation is the most common and typically the most favorable presentation. vertex जो presentation है वो क्या है? most common और typically एक बहुत ही favorable presentation है किसकी? vaginal delivery। किसकी? vaginal delivery की, जिसमें in which the fetal head down position where the vertex top of the fetal head is presenting part। तो बोल रहे हैं कि इसमें क्या है कि vaginal delivery की ये बहुत ही फेवरेबल प्रेजेंटेशन है, जिसमें जो फीटल हेड होता है वो डाउन पोजीशन में होता है, और जो वेयर द वर्टेक्स टॉप ऑफ द, जो टॉप होता है हमारा फीटल हेड का, ये जो हमारा एरिया है ये जो है ये क्या होता है, कहां पर? ये हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। वर्टेक्स का मतलब है कि हमारा ये जो चीज है बच्चों, हमारा जो स्कल है वो क्या होगा? हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। और फीटल हेड जो होगा वो डाउन पोजिशन में होगा। तो वर्टेक्स इज अ कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द सिपैलिक presentation. Question number 2. Lateral grip is also known as। lateral grip को और हम क्या बोलते हैं? क्या हम lateral grip को umbilical grip बोलते हैं, या फिर fundal grip बोलते हैं, या फिर lateral grip को pelvic grip बोलते हैं, या फिर pollic grip बोलते हैं? तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। lateral grip को हम अम्बिलिकल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। लेटरल ग्रिप का दूसरा नाम है अम्बिलिकल ग्रिप। सो दिस ग्रिप, ये ग्रिप क्यों यूज होती है? दिस ग्रिप इज यूज्ड ड्यूरिंग एब्डोमिनल पाल्पेशन। ये जो ग्रिप होती है अम्बिलिकल ग्रिप और लेटरल ग्रिप, इसको हम एब्डोमिनल पाल्पेशन के टाइम पे इस ग्रिप का हम यूज करते हैं टू असेस फीटल पोजीशन एंड पार्ट्स, ताकि हम क्या है कि यहाँ पर हम फीटल की पोजीशन को और पार्ट्स को असेस कर सके, particularly the fetal back and limbs, particularly fetal back और limbs को। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सो lateral grip is also known as umbilical grip। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो following are the methods of induction of labor। इनमें कौन सा फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, इनमें कौन सा मेथड जो है वो इंड्यूस करता है लेबर के प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सुइटेबल है इंडक्शन ऑफ लेबर के मेथड के लिए? तो क्या ऑक्सीटन जो है वो हेल्पफुल है लेबर इंडक्शन के लिए, या फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इसके लिए सुइटेबल आंसर है?
या फिर नॉर्मल सलाइव और जो है वो हेल्प करता है लेबर को इंड्यूस करने में, या फिर मेथर्जिन हेल्प करता है लेबर को स्टार्ट करने में। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है, क्या फर्स्ट और सेकंड, मतलब क्या ऑक्सीटोसिन और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, या फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, या फिर ऑक्सीटोसिन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और एनएसए तीनों ही हेल्प करते हैं लेबर को इंड्यूस करने में, या फिर ऑक्सीटोसिन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और मेथर्जिन जो है वो हेल्प कर रहा है इंडक्शन ऑफ लेबर में, या फिर ऑक्सीटोसिन, एनएस और मेथर्जिन जो है वो हेल्प कर रहा है इंडक्शन ऑफ लेबर में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑक्सीटोसिन और आर्टिफिशियल ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि 1 और 2 ये जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, लेबर को इंड्यूस करने में, इंडक्शन ऑफ लेबर में। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर, फीटल ब्लड लॉस इज मोर इन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो फीटल ब्लड लॉस है वो कौन सी कंडीशन में हो रहा है। तो ये सारे जो है बच्चों ये प्लेसेंटल डिसऑर्डर्स है। तो पहला है हमारा प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि बच्चों यहाँ पर जो प्लेसेंटा है ये एक कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो पार्शली या फिर कंप्लीटली यूट्रस को, यूट्रस में जो सर्विक्स है उसको क्या करता है, कवर कर लेता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। वासा प्रीविया, वासा प्रीविया में क्या होता है कि यहाँ पर जो फीटल जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सर्विक्स के अक्रॉस में क्रॉस करती है। सर्कमवेलेट क्या है, एक प्लेसेंटल डिसऑर्डर है। प्लेसेंटा एक्रीटा में जो प्लेसेंटा होता है वो स्टक हो जाता है, कहां पर, यूट्राइन वॉल पर। तो इन चारों में से कौन सी कंडीशन में फीटस का जो ब्लड लॉस है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बच्चों, वासा प्रीविया की कंडीशन में फीटस का जो ब्लड है वो ज्यादा लॉस होगा। Fetal blood is more significant in vasa previa due to the risk of rupture of fetal blood vessels which can lead to severe fetal hemorrhage, मतलब bleeding। क्योंकि यहाँ पर सर्विक्स के अक्रॉस में जो है वो फीटल ब्लड वेसल्स क्रॉस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि फीटल ब्लड वेसल्स के रप्चर होने का चांसेस ज्यादा है, और ये क्या लीड कर रहा है, सीवियर फीटल हेमोरेज को। यहाँ पर ब्लीडिंग जो है फीटस में ज्यादा हो रही है। So fetal blood loss is more in vasa previa. Question number 5. After delivery, the involution process takes place. बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो इन्वोल्यूशन प्रोसेस है वो कितने टाइम में टेक्स करता है, मतलब कि यहाँ पर इन्वोल्यूशन प्रोसेस का मतलब है कि परपेरियम टाइम पीरियड, जिसको हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे स्ट्रक्चर्स लेडी के, यूट्रस, उसके टिश्यूज, जो भी सेल्स वगैरह हैं, जो भी उसका वेट वगैरह में भी जो भी सारी चीजें हैं वो अपने नॉर्मल टाइम पीरियड में कब तक आएंगी, तो क्या वो 6 हफ्तों में वापस अपने इन्वोल्यूशन प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस हो जाएगा, या फिर 12 दिनों में ये सब चीजें हो जाएंगी, या फिर इतना ये 3 हफ्ते जो है वो टाइम लेगा इन्वोल्यूशन प्रोसेस के लिए, 42 डेज जो है वो टाइम होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए 6 वीक्स। यहाँ पर जो यूट्रस है 6 वीक्स में द यूट्रस रिटर्न्स टू इट्स प्री प्रेगनेंसी साइज। जो यूट्रस है वो अपने प्री प्रेगनेंसी साइज में, जैसा प्रेग्नेंट होने से पहले जो यूट्रस का साइज था वो उसमें आ जाएगा। ओवर दिस पीरियड, इस पीरियड टाइम में 6 हफ्तों तक, विद मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस अकरिंग इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ द पोस्टपार्टम। डिलीवरी के 1 हफ्ते में ही बहुत सारे चेंजेस जो है वो मदर को देखने को मिलेंगे। उसका अब्डोमिनल साइज कम हो जाएगा, उसका यूट्रस भी कंट्रैक्ट होने लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारा जो इन्वोल्यूशन प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस इन 6 वीक्स। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 6 weeks after delivery the involution process takes place in 6 weeks। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि all of the above are the positive signs of pregnancy except। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सारे जो मतलब साइंस है प्रेगनेंसी के वो पॉजिटिव है, बस एक ऑप्शन को छोड़कर। तो वो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो क्या FHS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या ये हमारा पॉजिटिव साइन नहीं है प्रेगनेंसी का? या फिर क्विकनिंग, जो पहली बार मदर को बेबी का जो मूवमेंट है वो फील होता है, क्या ये पॉजिटिव साइन नहीं है प्रेगनेंसी का? या फीटल मूवमेंट, जो फीटस मूव कर रहा है अपने यूट्रस में इधर उधर, तो क्या वो नॉर्मल साइन नहीं है प्रेगनेंसी का? या फिर एमेनोरिया,
पीरियड्स का बंद हो जाना प्रेगनेंसी टाइम पीरियड पे, तो क्या वो पॉजिटिव साइन नहीं है प्रेगनेंसी का? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, FHS। FHS में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो एक टाइप की हार्मोन है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलिटी, बट इट नॉट अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। जो FHS है वो एक हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्पफुल होती है, फर्टिलिटी में हेल्प करती है, लेकिन ये प्रेगनेंसी का कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं है। बाकी क्विकनिंग, फीटल मूवमेंट और एमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे के सारे ही पॉजिटिव साइंस है किसके? प्रेगनेंसी के, एक्सेप्ट FSH। So all of the following are positive signs of pregnancy except FSH, follicle stimulating hormone। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर बच्चों। तो द यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज नोन। जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं, जब ओवम और स्पर्म जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं? क्या हम उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं? या फिर हम उसको फर्टिलाइजेशन के नाम से जानेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर जब ओवम और स्पर्म का मिक्सअप होगा तो यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन फिर क्या है कि एक प्रोसेस है वेयर स्पर्म फ्यूजेस विद एन ओवम। इसमें जो स्पर्म है वो ओवम जो कि एक एग है उसके साथ फ्यूज होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। और जब ओवम और स्पर्म फ्यूज होंगे तो वहां पर एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, मेकिंग द इनिशिएशन ऑफ प्रेगनेंसी। और यहाँ पर प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो जाती है। तो जब यूनियन मतलब जब फर्टिलाइजेशन जब यूनियन होता है ओवम और स्पर्म का, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्शन। आईयूडी की फुल फॉर्म है बच्चों यहाँ पर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन आईयूडी अगर आप इंसर्ट करा रहे हैं, जो कि एक बर्थ कंट्रोल मेथड है, जिन कपल्स को क्या है कि अभी प्रेगनेंसी बच्चा नहीं चाहिए होता, तो वो क्या करते हैं कि इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं। तो ये आईयूडी टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव है, बर्थ कंट्रोल मेथड है। तो इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन जो है वो आईयूडी इंसर्शन का वो कॉमन है। क्या आईयूडी इंसर्शन के बाद ब्लीडिंग ज्यादा होगी, पेन ज्यादा होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी? कई बार ऐसा भी होता है कि आईयूडी मतलब यहाँ पर बोले क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी यहाँ पर। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस के बाहर होती है। कहाँ पर होती है? यूट्रस के बाहर होती है। यूट्रस में ना होके वो यूट्रस के बाहर हो जाएगी, स्पर्म वहां पर चला जाएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर परफोरेशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ज्यादातर लोगों में आईयूडी इंसर्शन के बाद ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि इट चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पैटर्न सच एज हेवियर और इरेगुलर ब्लीडिंग। तो ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पैटर्न में ये चेंज हो जाती है, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पर बहुत ज्यादा हेवी और इरेगुलर ब्लीडिंग जो है वो वुमेन्स में होने लगती है आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द आईयूडी। सो कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्शन इज bleeding, which is the most common complication of IUD। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द लास्ट कार्डिनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ फीटल हेड ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर। तो बोल रहे हैं कि लास्ट कार्डिनल मूवमेंट जो है, लास्ट जब क्या होता है कि बिल्कुल लास्ट होता है लेबर का, तो वो लास्ट कार्डिनल मूवमेंट जो है फीटल हेड का ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, तो वो कौन सा कार्डिनल मूवमेंट है? क्या वो क्राउनिंग होगा, फ्लेक्शन होगा, या फिर इंगेजमेंट की प्रोसेस जो है वो कार्डिनल मूवमेंट होगी नॉर्मल लेबर के टाइम पर, या फिर एक्सटर्नल रोटेशन होगा? तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एक्सटर्नल रोटेशन इज द लास्ट कार्डिनल मूवमेंट ऑफ द फीटल हेड ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर। तो बोल रहे हैं कि इन ऑल गिवन ऑप्शंस, इन सारे ऑप्शंस में से द की फाइनल मूवमेंट ऑफ द फीटल हेड इज एक्सटर्नल रोटेशन। जो की फाइनल मूवमेंट होगा नॉर्मल लेबर के टाइम पे, लास्ट कार्डिनल मूवमेंट पे, वो होगा एक्सटर्नल रोटेशन।
इन विच द शोल्डर्स अलाइन विथ पेल्विस, जिसमें जो शोल्डर्स हैं वो पेल्विस के अलाइन में आ जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, एक्सटर्नल रोटेशन। सो द लास्ट कार्डिनल मूवमेंट ऑफ फीटल हेड ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर इज एक्सटर्नल रोटेशन। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, सो प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी इम्यूनाइज्ड फॉर। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो कौन सी वैक्सीन से इम्यूनाइज्ड होगी। तो क्या वो MMR वैक्सीन से इम्यूनाइज्ड होगी, BCG वैक्सीन जिसको हम बैसिलस कैलमेट ग्यूरीन बोलते हैं, बैसिलस कैलमेट ग्यूरीन, टिटनेस टॉक्साइड, diphtheria pertussis tetanus, मीजल्स, मम्स और रूबेला। सो MMR की फुल फॉर्म है बच्चों मीजल्स, मम, रूबेला, BCG वैक्सीन बैसिलस कैलमेट ग्यूरीन, TT वैक्सीन टिटनेस टॉक्साइड एंड DPT वैक्सीन डिप्थेरिया पार्टिकुलस टिटनेस। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को कौन शुड बी इम्यूनाइज्ड फॉर, किस के लिए इम्यूनाइज्ड की जाएगी। तो इनमें से DPT के लिए डिप्थेरिया पार्टिकुलस और टिटनेस के लिए क्या होगी कि यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन को इम्यूनाइज्ड किया जाएगा, जिसको हम TDAP भी बोलते हैं। तो TDAP मतलब DPT एक रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रोटेक्ट न्यूबॉर्न फ्रॉम पर्ट्यूटिस, ताकि न्यूबॉर्न्स को हम डिप्थेरिया पर्ट्यूटिस और टिटनेस से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सो प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी इम्यूनाइज्ड फॉर DPT वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल साइड में, अगर आप कहीं इंटरव्यू पे भी जाते हैं तो ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप रट लीजिए। सो नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस एट टर्म, OBG में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मे भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बोले कि नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस एट टर्म, प्रेगनेंसी के फुल टर्म पर जो नॉर्मल वेट होगा यूट्रस का वो कितना होगा, 500 ग्राम या फिर 700 ग्राम या फिर 900 ग्राम या फिर 1100 ग्राम। तो इनमें से एट टर्म पर, टर्म पीरियड में जो नॉर्मल वेट है यूट्रस का वो होगा 1100 ग्राम। द यूट्रस एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली एंड बाय टर्म, जो यूट्रस है वो टर्म पीरियड में, अपने फुल टर्म पीरियड में एक्सपैंड हो जाएगा। इट वेज अप्रोक्सीमेटली, इसका जो वेट होगा वो 1000 ग्राम टू 1100 ग्राम तक बढ़ जाएगा, much heavier than pre-pregnancy weight of about 60 to 100 ग्राम। जबकि प्री प्रेगनेंसी स्टेट में यूट्रस का वेट 60 to 100 ग्राम होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के फुल टर्म में इसका जो वेट हो जाता है वो बहुत ही हैवियर हो जाता है, दैट इज 1100 ग्राम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1100 ग्राम। सो नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस एट टर्म इज 1100 ग्राम, जो कि प्री प्रेगनेंसी स्टेट में कितना होता है, 60 to 100 ग्राम। इससे कितना वो ज्यादा हो जाता है, कितना हैवी हो जाता है एट टर्म प्रेगनेंसी पीरियड में, दैट इज 1000 to 1100 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म। ये जो नॉर्मल वेट की वैल्यूज हो गई बच्चों, प्लेसेंटा की, यूट्रस की, ये ज्यादातर पूछी जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म, तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि एट टर्म प्रेगनेंसी टर्म के जब फुल टर्म हो जाता है तो यहाँ पर कितना वेट होता है, किसका, प्लेसेंटा का। तो क्या 300 ग्राम नॉर्मल वेट होगा प्लेसेंटा का टर्म पीरियड पे, या फिर 500 ग्राम हो, या फिर 700 ग्राम होगा, या फिर 900 ग्राम होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल वेट जो है प्लेसेंटा का एट टर्म पे होगा बच्चों 500 ग्राम। सो एवरेज वेट ऑफ अ प्लेसेंटा एट टर्म, बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो एवरेज वेट होगा प्लेसेंटा का इज अप्रोक्सीमेटली 450 to 500 ग्राम। 450 से 500 ग्राम तक यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वेट होगा प्लेसेंटा का एट टर्म पे। टफ इट कैन वेरी, और ये थोड़ा वेरी मतलब डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुकिश लैंग्वेज यहाँ पर जो प्लेसेंटा का वेट होगा वो 500 ग्राम होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 500 ग्राम। सो नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म इज 500 ग्राम एंड इट कैन वेरी भी हो सकता है।
फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यहां पर बोल रहे हैं कि फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, की फंक्शन का काम क्या है। क्या प्लेसेंटा का काम है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। पहला ऑप्शन दिया गया है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, तो क्या प्लेसेंटा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। या फिर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर, या फिर प्लेसेंटा का काम है कि मदर से न्यूट्रिएंट्स लेके बच्चे तक पहुंचाना। क्या ये काम प्लेसेंटा का है। कुशनिंग प्रोटेक्शन, इसी के साथ कुशनिंग और प्रोटेक्शनिंग करना बेबी की, क्या ये काम प्लेसेंटा का है। या फिर प्रिवेंट एंटीबॉडीज एंड वायरस फ्रॉम पासिंग टू द फीटस, या फिर एंटीबॉडीज को या वायरस को प्रिवेंट करना मदर से फीटस में जाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। प्लेसेंटा का मेन रोल जो है वो ये है कि वो मदर से न्यूट्रिएंट्स को लेके कहां तक पहुंचाएगा, फीटस तक। सो द प्लेसेंटा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फीटस। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्लेसेंटा का क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा, कहां से, मदर से बेबी में। सो द फंक्शन ऑफ अ प्लेसेंटा इज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो कोलोस्मा इज आल्सो नोन एज, तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि कोलोस्मा को और क्या बोलते हैं। कोलोस्मा को क्या मेलेस्मा बोलेंगे हम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है लीनिया नाइग्रा, क्या लीनिया नाइग्रा को कोलोस्मा बोलेंगे, या फिर स्ट्रे को कोलोस्मा बोलेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। मेलेस्मा इज आल्सो नोन एज कोलोस्मा। इट इज अ कॉमन स्किन कंडीशन, ये क्या है, कॉमन स्किन कंडीशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टाइम पीरियड पर जो कोलोस्मा और जो मेलेस्मा, जिसको कोलोस्मा इज आल्सो नोन एज मेलेस्मा, एक कॉमन कंडीशन है प्रेगनेंसी के टाइम पर, कैरेक्टराइज्ड बाय पैचेस ऑफ डिस्कलरेशन टिपिकली ऑन द फेस। यहाँ पर फेस में पैचेस जो होते हैं वो अकर होने लगते हैं, डिस्कलरेशन होने लगता है फेस का। तो ये जो है कॉमन स्किन कंडीशन है, और कोलोस्मा इज आल्सो नोन एज मेलेस्मा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है मेलेस्मा। क्वेश्चन नंबर 15, लीस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्विन्स। तो बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे कॉमन ट्विन का जो टाइप है जो पाया जाता है वो कौन सा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है डायमनियोटिक, और जिसको हम डाइकोरियोनिक ट्विन्स भी बोलते हैं। क्या डायमनियोटिक और डाइकोरियोनिक ट्विन्स जो है वो लीस्ट कॉमन टाइप है ट्विन्स का, या फिर मोनोएमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक ट्विन्स में वो लीस्ट कॉमन टाइप है ट्विन का, या फिर डायमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक ट्विन्स जो है वो लीस्ट कॉमन टाइप है ट्विन्स का, या फिर इनमें से कोई भी जो है वो लीस्ट कॉमन, सबसे कम पाया जाने वाली ट्विन प्रेगनेंसी जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे कम पाए जाने वाली ट्विन्स प्रेगनेंसी जो है वो है मोनोएमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक ट्विन्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि मोनोएमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक ट्विन्स में क्या होता है कि इट अकर्स व्हेन अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग इज स्प्लिट एंड डेवलप इनटू टू फीटस दैट शेयर बोथ प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड। बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग होता है, और ये यहाँ पर एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग में दो फीटस हुए वो डेवलप कर रहे होते हैं, जो कि सेम प्लेसेंटा को शेयर कर रहे हैं। दोनों फीटस क्योंकि एक ही ओवम में है, तो लेकिन उसमें फीटस दो हैं जो कि सेम प्लेसेंटा को शेयर कर रहे हैं, और उनका एमनियोटिक फ्लूइड भी जो है वो सेम है। तो इस तरह की ट्विन प्रेगनेंसी जो है वो बहुत कम पाई जाती है, जिसको हम मोनोएमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक ट्विन्स के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर, which of the following are assessment of ultrasonography during pregnancy except। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम क्या क्या चीजें असेसमेंट कर सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रेगनेंसी के टाइम पर किसी एक चीज के अलावा। तो यहाँ पर हमारा एसी, तो एसी आपका ये रूम वाला एसी नहीं है बच्चों, यहाँ पर एसी जो है वो आर्म सरकमफ्रेंस है, बेबी का आर्म सरकमफ्रेंस। इसमें हम बेबी के आर्म सरकमफ्रेंस को मेजर करते हैं यूएससी में। बीपीडी, बाइपैराइटल डायमीटर, बेबी के हेड के दोनों साइड्स के डायमीटर को हम इसमें देखते हैं। हेड सरकमफ्रेंस, इसमें हम हेड सरकमफ्रेंस को मेजर करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन टू चेक द जेंडर ऑफ द बेबी,
वो मेल है या फिर फीमेल है। इसमें क्या चेक करेंगे बच्चों हम कि बेबी जो है वो मेल है या फिर फीमेल है, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या है, बैन है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्या आप किस किस चीज को असेस करते हैं यूएसडी में किसी एक चीज के अलावा। तो यहाँ पर एसी बच्चों आर्म सरकमफ्रेंस, इसमें हम आर्म के सरकमफ्रेंस को मेजर करते हैं बेबी के। दूसरा बाइपैराइटल डायमीटर, इसमें हम बेबी के हेड के दोनों साइड्स के डायमीटर को मेजर करेंगे। हेड सरकमफ्रेंस में बेबी के हेड के सरकमफ्रेंस को मेजर करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम बेबी के जेंडर को चेक करते हैं कि क्या वो मेल है या फीमेल है, जो कि बैन है, गवर्नमेंट के थ्रू क्या है, ये बैन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सेक्स डिटर्मिनेशन को हम यूएससी में चेक नहीं करते हैं। यहाँ पर हम क्या क्या चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम यूएससी में प्रेगनेंसी के टाइम पे असेस करते हैं बेबी का आर्म सरकमफ्रेंस, बाइपैराइटल डायमीटर और हेड सरकमफ्रेंस एक्सेप्ट सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो अलग पर्पस के लिए होता है। इसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बेबी का नहीं देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम चेक करते हैं कि बेबी मेल है या फीमेल है, जो कि चेक करना अलाउड नहीं है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस all are assessed in USC during pregnancy, that is AC, arm circumference, biparietal diameter and head circumference except sex determination, because it is used for different purpose to check the gender of the baby. फिर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें हम हॉस्पिटल सेटिंग में जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड होता है, और वहां पर जाके क्या है, अबॉर्शन कराते हैं, जो कि एक लीगल वे है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होना चाहिए। और जो एमटीपी, जो गायनेकोलॉजिस्ट एमपीटी परफॉर्म कर रहा है, वो वेल एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। तो एमटीपी बाय मेडिसिन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बोल रहे हैं कि एमटीपी मेडिसिन के थ्रू अगर हम करते हैं तो वो रिकॉग्नाइज की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप टू कितने टाइम तक, क्या वो 45 डेज तक रिकॉग्नाइज की गई है, 49 डेज तक रिकॉग्नाइज की गई है, या फिर 63 डेज तक रिकॉग्नाइज की गई है, या फिर 80 डेज तक रिकॉग्नाइज की गई है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी 49 डेज। तो एमटीपी बाय मेडिसिन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप टू 49 डेज। So the government of India recognized MTP by medicine up to 49 days from the last menstrual period, जो कि हम LMP के नाम से भी जानते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है एमटीपी को, वो अप टू 49 डेज तक यहाँ पर रिकॉग्नाइज करती है, जो कि हमारे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। यूजिंग द मिफेप्रिस्टोन, यहाँ पर हम किस मेडिसिन का यूज करते हैं, मिफेप्रिस्टोन का मीजोप्रोस्टोल मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं एमटीपी के लिए। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसमें पूछ रहे हैं कि बेड रेस्ट इज एसेंशियल इन प्री एक्लेम्पशिया सिंस इट। तो बोल रहे हैं कि बेड रेस्ट जो है वो एसेंशियल है कहां पर, प्री एक्लेम्पशिया में। किस ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन हमारा प्रिवेंट प्रीमेच्योर लेबर। तो प्री एक्लेम्पशिया में बेड रेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हमें प्रीमेच्योर लेबर को प्रिवेंट करना है, या फिर हमें एक्लेम्पशिया में प्रिवेंट करना है, जिसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वुमेन का प्रेगनेंसी टाइम पे वो बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज ओ एडिमा, या फिर हमें जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव करना है और एडिमा को डिक्रीज करना है, या मोबिलाइजेस टिश्यू फ्लूइड देयरबाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर, और जो टिश्यू फ्लूइड्स है उनको मोबिलाइज करना है ब्लड प्रेशर को लो करके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेंगे और एडिमा जो है उसको डिक्रीज करेंगे प्री एक्लेम्पशिया स्टेट में पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करके। सो बेड रेस्ट इज समटाइम्स रिकमेंडेड फॉर मैनेजिंग प्री एक्लेम्पशिया। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि बेड रेस्ट होता है वो समटाइम्स हम बोलते हैं पेशेंट को प्री एक्लेम्पशिया के स्टेट में, बिकॉज इट कैन हेल्प टू इंप्रूव ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर। क्योंकि ये क्या करता है कि ब्लड जो हमारा ब्लड फ्लो है प्लेसेंटा का
उसको इम्प्रूव करता है और ब्लड प्रेशर को भी लो करता है। इससे क्या होगा कि एडिमा भी कम हो जाएगा और जो ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। तो मिलते हैं नए क्लास में नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अपने सीनेट एग्जाम के लिए पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें ताकि आप इसे क्रैक कर लें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।